बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पार्ट 23 देख रहे होंगे, जो कि फंक्शन के टाइप्स का पार्ट 4 है। ऑलरेडी हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं फंक्शन की, जिसमें से पहली टाइप थी नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई पैरामीटर भी नहीं आता, कुछ रिटर्न भी नहीं होता। दूसरी टाइप थी नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट फंक्शन, जिसमें कोई रिटर्न कुछ नहीं हो रहा होता फंक्शन से, लेकिन पैरामीटर आ रहा होता है। और तीसरी टाइप थी रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता लेकिन रिटर्न हो रहा होता है। और आज जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। इसको अगर हम आसान लफ्जों में समझना चाहें तो ये जो टाइप 2 और 3 थी, उसको अगर हम मर्ज कर दें तो ये टाइप 4 बन जाती है, क्योंकि इसमें देखें आर्ग्यूमेंट भी आ गया और रिटर्न भी आ गया। जो कि हमने सेकंड में सिर्फ आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन पढ़ा था और थर्ड में सिर्फ रिटर्न वाला पढ़ा था। तो अब हम जो फोर्थ टाइप है उसमें आर्ग्यूमेंट भी होगी, मतलब पैरामीटर भी होगा, और रिटर्न टाइप भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, रिटर्न भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो इसको आज पढ़ेंगे, रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन को। रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन में जैसा अभी हमने बात भी की कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू भी आ रही होगी इस फंक्शन में, जहाँ से इसको कॉल कर रहे होंगे फंक्शन को, तो वहां से इस फंक्शन में हम कोई वैल्यू भेज भी रहे होंगे एज अ पैरामीटर। और ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा होगा उस फंक्शन को जिसने इसको कॉल किया होगा। ठीक है। इसी तरह से प्रोटोटाइप को अगर हम देख लें तो पहले तो जनरलाइज फॉर्म जो हम देखते आ रहे हैं कि रिटर्न टाइप होगी शुरू में, फंक्शन का नाम होगा और आर्ग्यूमेंट होगा। तो ये अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन की, तो इसमें शुरू में डेटा टाइप आएगी क्योंकि रिटर्न भी होता है, फिर फंक्शन का नाम आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर भी डेटा टाइप आएगी और वेरिएबल आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैरामीटर भी आ रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी बॉडी शुरू होगी, उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, आखिर में इसका रिटर्न होगा, क्योंकि ये रिटर्न भी कर रहा है, इसलिए जो भी रिटर्न करनी है वैल्यू वो रिटर्न कर रहे होंगे डेटा टाइप के हिसाब से, जो हमने रिटर्न रिटर्न के लिए डेटा टाइप लिखी है। यहाँ से जो वैल्यू हम रिटर्न करें उसकी भी वही डेटा टाइप होनी चाहिए जो हमने रिटर्न के शुरू में, मतलब फंक्शन के रिटर्न में लिखी हुई है। इस तरह से फिर बॉडी एंड हो जाएगी। अच्छा, इसी को अगर हम कॉलिंग देखें कि इस फंक्शन की, रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन की कॉलिंग किस तरह की होगी, तो ये आप लोगों के थोड़ा सा जहन में आ रही होगी, क्योंकि हमने 2 टाइप्स पिछली पढ़ी हैं, 2 और 3। तो हमने सेकंड टाइप में हमने देखा था कि जब आर्ग्यूमेंट भेजते हैं तो कॉलिंग में ब्रैकेट में कोई वैल्यू भेज देते हैं, तो वो एज अ आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर जा रही होती है। और अगर हमें कोई रिटर्न चाहिए होता है तो हमने ये टाइप 3 में देखा था कि कुछ रिटर्न चाहिए होता है तो हम कॉलिंग के शुरू में एक वेरिएबल इज इक्वल टू के साथ लिख देते हैं, ताकि जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो उसमें सेव हो जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप लोग देखेंगे कि इसमें आर्ग्यूमेंट भी आ रहा होगा और रिटर्न भी हो रहा होगा। तो उसके अगर हम देखें कि किस तरह से लिखा जाएगा, तो शुरू में एक वेरिएबल आएगा, इज इक्वल टू लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट में हम वैल्यू लिख देंगे जो हमें एज एन आर्ग्यूमेंट भेजनी है। और इसी को स्पेसिफिकली अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर कैलकुलेट का फंक्शन है जो कि वैल्यू भी ले रहा है एज अ पैरामीटर, तो वहाँ पे हम 50 उसको पैरामीटर में वैल्यू दे रहे हैं, और वो रिटर्न भी कर रहा है कोई चीज़ जिसको हम किस में सेव करवा रहे हैं, ए में। ठीक है। तो हमें पता है ये कोई एक फंक्शन होगा कैलकुलेट का जो बना हुआ होगा, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी और उसमें पैरामीटर भी इंटीजर जा रहा होगा। इसको उस वक्त हम इस तरह से कॉल कर रहे होंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था, अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं तो आप लोग को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी ज़्यादा। देखिए, ये तो पार्ट हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। अब हमें एक फंक्शन जो हमने अभी पढ़ा है कैलकुलेट का ही फंक्शन देख लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल जो हमने लिया था एंड, और उसमें ए एक पैरामीटर आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब इसी की डेफिनेशन भी बना लेते हैं हम। या ऐसा करते हैं, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट रख देते हैं। हम कहते हैं टेन। ये फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस फंक्शन का काम भी यही होगा जो इसका नाम है। इससे आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आएगा कि हम जब फंक्शन बना रहे होते हैं तो उसका नाम उस तरह का ही रखना चाहिए जो हमें उसमें काम करवाना है। तो इसमें हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करवाएंगे कि
मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे इसको, जो भी पैरामीटर आएगा। ठीक है, यहाँ से पैरामीटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो ए को हम एक और वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न की टाइप क्या है, इंट है, तो हम इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल लेंगे वो भी इंट लेंगे। तो उसका बी भी रख सकते हैं नाम, और कुछ भी और भी रख सकते हैं, तो अभी मैं बी रख लेता हूँ। और हमने जैसे फंक्शन में कहा कि जो भी आएगी वैल्यू इसमें पैरामीटर में, उसको मल्टीप्लाई 10 से करें और फिर रिटर्न कर दें, ये इस फंक्शन का काम है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बी में सेव कराएंगे वैल्यू, और किस में, ए में जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूज़र भेजेगा वहाँ से, या फंक्शन जो भेजेगा वैल्यू, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, तो इसलिए ए आएगा, वहाँ से ए में वैल्यू आएगी, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और किस में स्टोर करवा देंगे, बी में। तो बी में जो भी वैल्यू होगी उसको फिर हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। इससे क्या होगा कि ये फंक्शन जो हम करना चाह रहे हैं इस फंक्शन में, वो ये कि जो भी वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो और रिटर्न कर दो आंसर, तो ये फंक्शन ये काम परफॉर्म कर लेगा आराम से। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि हमने कहा इंट आर ई टी, वहाँ से जो रिटर्न आ रहा है उसको आर ई टी में सेव करवा लेते हैं। और मैंने कहा रिटर्न इज इक्वल्स टू, आप लोग को पता है कि जब रिटर्न कुछ आ रहा होता है तो शुरू में वेरिएबल लिखना जरूरी होता है, फिर इज इक्वल टू डालते हैं, फिर फंक्शन का नाम डालते हैं। फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाइड बाय 10, और उसमें हम कोई वैल्यू भेज देते हैं जो भी हमें भेजनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू भी भेज सकते हैं, वेरिएबल भी भेज सकते हैं, हम पहले सीख चुके हैं, अभी हम वैल्यू पे ही काम करते हैं। मैं कहता हूँ 5, मैंने भेजा 5, तो जब ये 5 भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा उसको, और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। जो वैल्यू है वो क्या है, %d, वहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, %d, और वो रिटर्न में सेव कराई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न को प्रिंट करवा लिया। कोड का मकसद आप लोग को समझ में आ गया। इसमें करना हमें ये है कि जो भी वैल्यू हम देंगे फंक्शन को, वो उस वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 10 करके रिटर्न कर रहा होगा। अब ये हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पे इसको सीखा है, वरना इस टाइप की एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। बस उसमें ये होना चाहिए कि जो इनपुट भी जाए उस फंक्शन में और वहां से कुछ रिटर्न भी आ रहा हो। ठीक है, तो इसको हम चला के देख लेते हैं। ये चल गया और इसने वैल्यू क्या प्रिंट कर दी, 50, क्योंकि इस फंक्शन में जो काम हो रहा था वो इसने शो कर दिया, परफॉर्म कर दिया। हम इसको वैल्यू को चेंज करके भी देख लेते हैं, 7 कर देते हैं, चला के देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अब 70 प्रिंट हो गया। तो जो इस फंक्शन का काम था ये पूरा परफेक्टली सही कर रहा है, कि जो भी वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करता है और उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, और हम उसको वैल्यू को कहाँ प्रिंट करवाते हैं, मेन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसको एक दफ़ा मैं कंपाइलर के तौर पे भी आप लोग को चला के दिखा दूँ, ताकि आप लोगों का अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो वो क्लियर हो जाएगी। देखिए कंपाइलर के तौर पे अगर हम देखते हैं तो शुरू में तो वो डिक्लेरेशन को देख लेगा, तो एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि मेन के बाद अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन है तो उसकी डिक्लेरेशन मेन से पहले करनी लाजमी है। तो हमने डिक्लेरेशन पहले कर दी, उसके बाद मेन में आएगा कंपाइलर, मेन में आके एक वेरिएबल बनाएगा RET के नाम से, और फिर एक फंक्शन, फिर अगली लाइन में जाएगा, और ये जब इस लाइन में आएगा तो कंपाइलर इस लाइन को कैसे रीड करेगा ये देखते हैं। लाइन नंबर 9 पे जब ये आएगा तो ये RET इज इक्वल्स टू तो देखेगा, लेकिन पहले ये इस फंक्शन को पढ़ेगा। इस फंक्शन को पढ़ा इसने, और इस फंक्शन को पढ़ने का मतलब ये समझ गया कि अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, इस लाइन के बाद इस फंक्शन के अंदर आ जाना है। ठीक है, और ये भी इसने देख लिया कि इस फंक्शन में क्या वैल्यू जा रही है, 7। तो ये जब इस लाइन से जम करके इस लाइन पे आएगा 17 पे, तो असल में यहाँ से ये 7 को भी इसमें भेज के किस में सेव करवा देगा, ए में। तो ये कंपाइलर यहाँ आ चुका होगा और ए में वैल्यू 7 हो चुकी होगी। उसके बाद ये क्या करेगा, एक और वेरिएबल बनाएगा बी। ठीक है, इस बी वेरिएबल को बनाने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आएगा और इस लाइन में टास्क परफॉर्म करेगा। इस लाइन में टास्क क्या परफॉर्म कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है और सेव किस में करवा रहा है, बी में। तो ए में क्या आया था, वहां से 7 आया था, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 70 हो गया, और उसको सेव किस में करवा दिया, बी में सेव करवा दिया। अब जब वैल्यू बी में सेव हो गई तो इसने कहा कि यहाँ से रिटर्न कर दो बी को। तो हमने सीखा है पहले ही कि जब यहाँ से रिटर्न बी का मतलब क्या है, कि असल में बी रिटर्न नहीं हो रहा, बी की वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो बी में क्या सेव हो चुका था, 70, तो यहाँ से हमने रिटर्न क्या कर दिया, 70। ये एक चीज़ आप लोग और कर सकते हैं कि डेटा टाइप रिटर्न की जो है, वही हमने रिटर्न के लिए वेरिएबल जो लिया उसकी वही डेटा टाइप रखी इंट।
अगर यहाँ पे कोई और डेटा टाइप होती तो इस वेरिएबल की भी डेटा टाइप हम कोई और रखते। इसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यू भेज रहे हैं तो इस डेटा टाइप को देखते हुए भेज रहे हैं। इन डेटा टाइप थी इसलिए हमने इंटीजर नंबर भेजा, कोई और डेटा टाइप होती तो उस हिसाब से हम यहाँ पे नंबर भेज रहे होते। अच्छा, तो हम यहाँ थे कि बी में वैल्यू 70 सेव हो गई है, और यहाँ से जब रिटर्न किया तो इसमें बी नहीं से रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, बी की वैल्यू, बी में क्या वैल्यू है 70। तो यहाँ से 70 जब रिटर्न होगा तो ये इस लाइन के बाद कंपाइलर वापस उछल के उसी जगह जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल किया था, और उसकी जो 70 वैल्यू है वो सेव करवा देगा RET के अंदर। इस RET के अंदर 70 सेव हो गया, और फिर जब नेक्स्ट लाइन में आया तो इसने प्रिंट कर दिया RET की वैल्यू को, वैल्यू इज RET की वैल्यू। तो आप लोग को नजर आ गया कि 70 प्रिंट हो गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा।